एक तरफ अरविंद केजरीवाल से ईडी आज पूछताछ कर रही है, ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। वहीं दूसरी तरफ आज सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई, कैमरे के सामने आई और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ, जेल से दिया हुआ संदेश पढ़ा, दिल्ली के लोगों के सामने रखा। क्या है इसके संकेत? जी हां, सुनीता का केजरीवाल संदेश, दिल्ली के संकेत क्या हैं, यह समझने की कोशिश हम करेंगे। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल रिमांड पर हैं और आज रिमांड पर लेने के बाद पहली बार ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ भी की है। आज ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े कई सवाल किए, लेकिन इस बीच आज पहली बार केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सामने आई। उन्होंने वीडियो के जरिए केजरीवाल का संदेश साझा किया। जांच और संदेश के साथ आज भी केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और इसी केस में कविता की रिमांड भी 3 दिन के लिए बढ़ गई। लेकिन आज सबसे चौंकाने वाला रहा सुकेश चंद्रशेखर का बयान। उसने कहा तिहाड़ क्लब में स्वागत है बॉस, ये मैसेज देने की कोशिश की। इन तमाम बड़ी खबरों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, आपके सामने इन खबरों को रखने वाले हैं। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर का बयान आया है। सबसे पहले वो आपको हम सुनाते हैं। कट्टर बेईमान केजरीवाल सिसोदिया जेल में, ये कहना अनुराग ठाकुर का। किंगपिन केजरीवाल का नंबर आ गया है, जेल से सरकार चलाने पर अड़े केजरीवाल, ये ठाकुर ने कहा है। और चारा वालों ने भी पहले इस्तीफा दिया था। उन्होंने इशारा किया है बिहार की राजनीति से तुलना करते हुए कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। सुचिता की राजनीति की बात करते करते आज शराब घोटाले में इतना दलदल में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है। वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंगपिन बाहर है, और मैंने कहा था किंगपिन का नंबर भी आएगा, और कल किंगपिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप। और देखिए, आप नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। एक और अपडेट आपके सामने, दिल्ली पुलिस की चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, सौरभ भारद्वाज ने कहा। आम आदमी पार्टी दफ्तर को चारों तरफ से बंद किया गया। सौरभ भारद्वाज का बयान, आप नेताओं को पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा, हमें हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा। सौरभ भारद्वाज का बयान। मिस्टर सचिन शर्मा नाम बता रहे हैं कि भाई किस कानून के तहत आप 2 मंत्रियों को, एक हमारे विधायक साथी को अपने ही आईटीओ स्थित पार्टी के कार्यालय से जाने से रोक रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात साफ है कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है। कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया। तो आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को ही चारों तरफ से सील कर देंगे, ना कोई आ सकता है ना जो कोई जा सकता है, और आम जनता आए वो तो दूर की बात, आप पार्टी के अपने मंत्रियों को ही नहीं जाने देंगे उनके कार्यालय में। चुनाव के अंदर तो लाखों लोग जो है पार्टी कार्यालय के अंदर आएंगे, वर्कर्स आएंगे जाएंगे, सामग्री आएगी जाएगी, ये सब चलेगा। कमाल कर रखा है। उसके बाद हम लोग गाड़ी से आतिशी जी के निवास स्थान पे जाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न स्कूल का एक फ्लाईओवर है, हम वहां से उतरे। अब हम पार्टी कार्यालय से दूर हैं। वहां पे
एक पुलिस अधिकारी ने आतिशी को आगे से पहचान लिया, सारी गाड़ियां जा रही हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, सब गाड़ी जा रही है। हमारी गाड़ी को रोक के बोला नहीं आप नहीं जा सकते, आप साइड में लगाइए। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्या हम लोग अब अपने घर भी नहीं जा सकते? उसके लिए भी पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। और किस कानून के तहत पुलिस को ये अधिकार मिल गए हैं कि वो सब जगह की आवाजाही के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के ऑफिस को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खुद के मंत्री जो है अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, कार्यालय तो छोड़ो अपने आधिकारिक निवास स्थान पे नहीं जा सकते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है और हम पुलिस के अधिकारियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे और हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है एक न्यूट्रल संस्था की तरह कार्रवाई करे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उस वक्त का वीडियो जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने से रोका। आइए बैठिए। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका। गोली मारो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी दे गोली मारो सर, खत्म करो ना लोग। आम आदमी किया जा रहा है। खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे ईडी 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको बताए क्यों? और केजरीवाल के जेल जाने के बाद आज पहली बार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई। सुनीता केजरीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल का संदेश लोगों के लिए पढ़ा। इसमें खास ये बात रही कि जिस जगह पर बैठकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ठीक उसी तरह सुनीता ने भी आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। वही जगह, वही तरीका, वही अंदाज। तो क्या सुनीता केजरीवाल का केजरीवाल की तरह संदेश पढ़ना भविष्य का कोई राजनीतिक संदेश दे रहा है? और देखिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में यह बात कही, ढेरों शक्तियां भारत को कमजोर कर रही हैं, इन शक्तियों को पहचानना और हराना है। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो मुझे अंदर रख सके। ये अरविंद केजरीवाल का संदेश जो कि सुनीता केजरीवाल ने आज पढ़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर
ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। और केजरीवाल का संदेश पत्नी सुनीता ने सुनाया। जी हां, क्या था वो संदेश, वो हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित। ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो आपके भाई बेटे को अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल का संदेश था जो कि आज उनकी पत्नी ने पढ़ा। और देखिए, कविता की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ी। एक और जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च तक बढ़ाई हिरासत। ईडी ने के कविता की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। गवाहों से कविता का आमना सामना कराना है, ये कहा ईडी ने। तो के कविता की रिमांड जो है वो बढ़ा दी है कोर्ट ने। और ईडी ने कहा कि गवाहों के साथ आमना सामना कराना है, दूसरे लोगों के साथ, और ऐसे में हमें कस्टडी चाहिए। और ऐसे में अब कोर्ट ने उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया है, 3 दिनों के लिए कस्टडी को बढ़ाया है। और के कविता पर ईडी की क्या दलील थी वो भी जान लेते हैं। के कविता ने 100 करोड़ रिश्वत देने की साजिश रची। के कविता के बयानों को लेकर आमना सामना कराना है, यह भी ईडी ने दलील दी है। मोबाइल डेटा एनालाइज किया जा रहा है, उससे भी कन्फ्रंट कराना है। 4 लोगों के बयान से के कविता को कन्फ्रंट करवाया है। मई 2023 की एफएसएल रिपोर्ट से भी कन्फ्रंट करवाया है। तो ये के कविता को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है और इस आधार पर रिमांड को बढ़ाने की बात कही गई। और देखिए, कोर्ट में पेशी के दौरान के कविता का बयान सामने आया। के कविता ने कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है, केस झूठा है, हम उससे लड़ रहे हैं। के कविता का बयान। बाकी जो है Same thing that was 1 year back. It is a illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. They have nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। और के कविता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि चुनाव के वक्त पॉलिटिकल गिरफ्तारी गलत है, चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। मैडम केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना ये गलत बात है। ECI should intervene. ECI should definitely intervene and protect the democracy in this country. जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, ये मुख्यालय से जुड़े हुए। जितेंद्र, के कविता की कस्टडी जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन के कविता ने बयान में कहा कि केस गलत है, झूठा फंसाया जा रहा है और इस मामले के पीछे राजनीति है।
ये सब बयान तब आए हैं जबकि ईडी की नजर में के कविता एक अहम सोर्स है इस पूरे मामले की सच्चाई लाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए के कविता जिस वक्त कोर्ट से बाहर निकली उस दौरान का उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि जो गिरफ्तारी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बेसिकली वो राजनीति के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले में दखल देने की उम्मीद जताई है। साथ ही ईडी के जो आज दलीलें थी वो बेहद मजबूत दलीलें थी। ईडी का साफ तौर पर कहना था कि जो के कविता है वो इस पूरे शराब घोटाले में साउथ लॉबी की तरफ से लीड कर रही थी और कहा जाए तो साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच की एक तरीके से कड़ी थी के कविता, और के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी यानी कि जो शराब कारोबारी थे दक्षिण भारत के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दी, जिसके बल पर आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव भी लड़ा था। तो ये जो तमाम आरोप के कविता के ऊपर लगे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बताया गया, किंगपिन बताया गया। तो ऐसे में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने साफ तौर पर के कविता की रिमांड लेते हुए कोर्ट में बताया कि के कविता को न सिर्फ साक्ष्यों से जो अब तक बरामद किए गए उनसे कन्फ्रंट कराना है, बल्कि जो आरोपी हैं उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। ऐसे में ईडी के पास अभी सिर्फ के कविता और अरविंद केजरीवाल ही इस मामले में रिमांड पर है। तो जाहिर सी बात है दोनों का जल्द आमना सामना करवाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की डील की जो बातचीत है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के कविता ने किन किन शराब कारोबारी से कैसे इकट्ठा किया और किस रूप में वो पैसा, क्या कैश में दिया गया या अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, मनी ट्रेल क्या थी, ये पूछा जाएगा। दोनों को सबसे महत्वपूर्ण यही है कि के कविता और केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा। तो क्या सच बाहर निकलकर सामने आएगा, कौन से तथ्य बाहर निकलकर सामने आएंगे? शुक्रिया जितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए केजरीवाल मामले में भारत की जर्मनी को फटकार, केजरीवाल गिरफ्तारी मामले में भारत नाराज, भारत में जर्मन दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को किया तलब। भारत की अदालती प्रक्रिया में जर्मनी के दखल का जोरदार विरोध। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी। लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प खबर यह आई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा, गिरफ्तारी को बताया अपना बर्थडे गिफ्ट। तिहाड़ क्लब में केजरीवाल का स्वागत, यह कहा सुकेश ने। केजरीवाल तिहाड़ क्लब के बिग बॉस सिसोदिया, सीईओ सत्येंद्र जैन सीएफओ, ये सुकेश ने अपने लेटर में लिखा है। तो केजरीवाल गिरफ्तार, सुकेश चंद्रशेखर ने इसको लेकर लेटर भेजा है। क्या है इस लेटर में, क्या लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने, यह भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो यह लिखी, द बॉस ऑफ तिहाड़ क्लब के तौर पर आपका स्वागत। दूसरी बात, ये न्यू भारत है जहां कोई कानून से ऊपर नहीं। सुकेश ने आगे लिखा, कट्टर ईमानदार के सभी जुमले और ड्रामे अब खत्म हो गए। सुकेश ने आगे लिखा, आपकी गिरफ्तारी मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा। केजरीवाल के सभी घोटाले जनता के बीच आने वाले हैं। छठी बात, अहम बात, अब तिहाड़ क्लब चलेगा, केजरीवाल चेयरमैन बिग बॉस होंगे। सातवीं बात जो थी इस लेटर में, तिहाड़ क्लब में मनीष सिसोदिया सीईओ, सत्येंद्र जैन सीओओ। और आठवीं बात थी कि ये राम राज्य है, आपके घोटाले और कर्मों की सजा भगवान राम ने दी है। आपका रियलिटी चेक लोकसभा चुनाव में हार से शुरू होने वाला है। और 10वीं बात, केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराने का इंतजार है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में ये तमाम बातें लिखी हैं। और देखिए सुकेश ने केजरीवाल को लेकर जो लेटर लिखा उस पर कहा है कि वो केजरीवाल को एक्सपोज करेगा। सुकेश, तुम लेटर लिखा केजरीवाल को, कुछ कहेंगे? I will expose Mr. Kejriwal completely. I will become an approver against it. I have already released the chats between me and K. Kavita. सुकेश, तुम लेटर लिखा केजरीवाल को, कुछ कहेंगे? I will expose Mr. Kejriwal completely. I will become an approver against it. I have already released the chats between me and K. Kavita. जी हां, तो खबर भारतीय नौसेना के शौर्य से जुड़ी हुई। भारतीय नौसेना ने समंदर में 40 घंटे तक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पिछले दिनों सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों को पकड़ा था
सभी को लेकर आईएनएस कोलकाता आज मुंबई पहुंची। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सभी 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे भारत लाए गए हैं और भारतीय नौसेना ने सभी लुटेरों को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया। 3 महीने पहले बुल्गारिया का जहाज सोमालियाई लुटेरों ने हैक किया था, जिससे भारतीय सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ बंधकों को छुड़ाया बल्कि सभी सोमालियाई लुटेरों को भी पकड़ लिया और उन्हें मुंबई लाया गया है। तो ये खबर जो है अपने आप में बहुत ही गर्व करने वाली है, भारतीय नौसेना के शौर्य से जुड़ी हुई है। और 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को लेकर मुंबई पहुंचा आईएनएस कोलकाता। मुंबई पुलिस को सौंपे गए ये लुटेरे, येलो गेट पुलिस को सौंपी गई कस्टडी। सोमालिया के लुटेरों से पूछताछ करेगी पुलिस। भारतीय सेना के सामने लुटेरों ने किया था सरेंडर। 40 घंटे तक भारतीय नौसेना ने चलाया था ये ऑपरेशन। और जिस वक्त भारतीय नेवी सोमालिया के लुटेरों को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर रही थी, हमारे संवाददाता राजीव सिंह वहीं पर मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। सोमालियाई लुटेरों को हिरासत में लेने के बाद में आप देखिए मुंबई पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है और एक एक करके तमाम जो ये लुटेरे हैं उन्हें यहाँ पर नौसेना के जो अधिकारी हैं वो मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जा रहा है। अब देखिए राइट कंट्रोल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ में मुंबई पुलिस के जवान मौजूद हैं। दरअसल जिस तरह का इनका स्वभाव होता है, जितने उग्र ये होते हैं, इसीलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर राइट कंट्रोल पुलिस यानी कि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया था जब नौसेना इनको हैंडओवर कर रही थी। और आप देखिए किस तरह से इनके हाथों को पकड़ कर रखा गया है। हथकड़ी तो लगाई गई है और हथकड़ी के साथ साथ में आप देखिए इनके हाथों को भी पकड़ कर रख गया है। ये तस्वीरें देखिए और इसके बाद पीछे आप देखिए किस तरह से कमांडोज की टीम है इनको बैकअप कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर मुंबई पुलिस के साथ साथ में राइट कंट्रोल पुलिस को तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है ताकि इनको किसी भी स्थिति में इनसे निपटा जा सके। और इसके बाद में इन्हें हिरासत में लेने के बाद में अब मुंबई पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी। 40 घंटे के बड़े ऑपरेशन के बाद में इन समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया था और 26 किलोमीटर समंदर में अंदर भारतीय नौसेना ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 महीने तक शिप को अगवा किया गया था, साथ साथ में उसमें जो चालक दल थे उनको भी अगवा करके रखा गया था। और उसके बाद में जब भारतीय नौसेना को इसकी जानकारी दी गई, भारतीय नौसेना ने उस MV रुएन नाम की मालवाहक शिप को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद में पहले उन्होंने ड्रोन कैमरे के जरिए जो है इस शिप की लोकेशन ली और उसके बाद में वहां पर उस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। आप देखिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारी यहां पर आपको नजर आएंगे कि इस तरह से जो है वो इस यहां पर तमाम कस्टडी ले रहे हैं, कागजी दस्तावेज के। अगर आपको दूसरी भी तस्वीर दिखाते हैं आप देखिए किस तरह से यहां पर तमाम मुंबई पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि आखिर इन नोटोरियस लुटेरों को कैसे अपनी कस्टडी में रखना है, कैसे उन्हें संभाल कर रखना है। और दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाते हैं आप सामने देखिए। जब इनको कस्टडी में लिया गया है, आगे बाकायदा इनको जो है यहाँ पर आप देखिए ये जो कमांडोज की टीम है वो आगे जाएगी, मुंबई पुलिस के जवान रहेंगे और उसके साथ में इन लुटेरों को लेकर जाया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। क्योंकि जिस तरह से इनका स्वभाव होता है, उग्र होते हैं, खुखार होते हैं, नोटोरियस क्रिमिनल के तौर पर इनकी एक मेंटेलिटी होती है। और इसी वजह से बाकायदा यहाँ पर आप देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट और तमाम जो आधुनिक हथियार हैं उससे लैस कमांडोज की टीम है जो स्कॉट करेगी इन सोमालियाई लुटेरों को, जिन्हें अब मुंबई पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है। तो समंदर में भारतीय नौसेना का पराक्रम देखने को मिला और भारतीय सेना ने बुल्गारिया के भारतीय जहाज MV रुएन को बचाया। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जहाज MV रुएन को छुड़ाया गया और भारतीय नौसेना के जवानों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी से हाईजैक हुआ था ये जहाज। 3 महीने पहले इसे सोमालियाई लुटेरों ने पकड़ लिया था और 17 सदस्यों को भी नौसेना के मार्कोस कमांडो ने रेस्क्यू किया। इस जहाज पर जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी रेस्क्यू किया गया। 7 साल में किसी जहाज को छुड़ाने का ऐसा पहला सफल अभियान रहा है ये, जिसे भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया है। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर के जरिए भारतीय सेना का शौर्य दिखाते हैं। C-17 विमान से अरब सागर में 2 कॉम्बैट
बोट को एयर ड्रॉप किया गया और कॉम्बैट बोट में पैराशूट बंधे हुए थे। पैराशूट के जरिए दोनों नाव अरब सागर में वहां उतरी जहां अपहरण किया गया जहाज खड़ा था। इसके बाद मार्कोस कमांडोज को भी एयर ड्रॉप किया गया। मार्कोस कमांडो के समंदर में पहुंचने के बाद उन्होंने बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा, उनको एक्टिव किया और अपनी पोजीशन ले ली। अब तक आईएनएस कोलकाता उस जहाज के करीब पहुंच गया था जिसे सोमालियाई डाकुओं ने अपहरण किया था। आईएनएस कोलकाता से बंधकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और आईएनएस कोलकाता से फायरिंग की जाने लगी और गोले दागे जाने लगे। मार्कोस कमांडो ने जैसे ही अपहरण किए हुए जहाज में एंट्री की, वैसे ही सोमालियाई लुटेरों के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया और बंधकों को छोड़ दिया। और भारतीय नौसेना के ऑपरेशन पर नेवी चीफ का बयान, 10 साल में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हरि कुमार ने कहा। और 2011 में भी पकड़े गए थे सोमालियाई लुटेरे। मर्चेंट शिप को कैप्चर करने का था प्लान। ये पिछले 10 साल में दिस इज द लार्जेस्ट ऑपरेशन वेयर वी हैव गॉट अबाउट 35 सोमाली पायरेट्स। बहुत पहले हो चुका है क्योंकि 2011 में या उससे पहले भी वी हैव कैप्चर्ड पायरेट्स एंड वी हैव ब्रॉट देम टू ट्रायल इन भारत। So, but in the last about 10 years or so, ये पहली बार ये हो रहा है and because as I said, piracy had reduced considerably and it had almost stopped. So that is why this was an important operation where we have been searching for the mothership. तो इनका ये modus operandi है कि they will first capture a merchant ship, उसको सोमालिया ले जाएंगे, फिर उसी के ऊपर they put more pirates and they get stored with food, water, fuel and all, and then they keep the crew on board while they are negotiating for a ransom, etc. And then they use this ship as a mothership to come out and do piracy attacks on the other vessels which transit through that area. और भारतीय नौसेना ने जारी किया ऑपरेशन का नया वीडियो में भारतीय नौसेना का पराक्रम नजर आ रहा है। ये देखिए वीडियो में बंधकों को छुड़ा रही भारतीय नौसेना सोमालियाई डाकुओं को पकड़ने का वीडियो ये जारी किया गया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है मार्कोस कमांडो कैसे पैरा जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले ही पैराशूट से बांधकर बोट्स जो हैं वो अब समंदर में गिरा दी गई थी। जल्दी से इन बोट्स को रिकवर किया गया और फिर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। मार्कोस कमांडो ने इसका वीडियो भी मार्कोस कमांडो के इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया और जैसे ही ये कमांडोज शिप पर पहुंचे सोमालियाई लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और भारतीय नौसेना की बहादुरी के किस्सों से कौन वाकिफ नहीं है। हाल ही में अरब सागर में दिखाई नौसेना की ताकत देश ही नहीं दुनिया को भी सख्ते में डाल दिया, जहां नौसेना के जवानों ने जहाज एमवी रोएन को समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया और वाहवाही लूटी। वहीं अब भारतीय नौसेना अरब सागर की सुरक्षा को और चौकन्ना करने में जुट गई है और मजबूत करने में जुट गई है। नौसेना ने अरब सागर की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है और ताकि दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके, भारतीय नौसेना अपने जहाजों की तैनाती लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में भारत ने समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए अब 10 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और दुश्मन का काल बने गार्जियन ड्रोन को भी अब भारतीय सीमा की निगरानी करने में लगा दिया। We have been deploying continuously. I would say about 10 ships are present in this entire region to counter all these, to take part in all these three tasks: anti-piracy, anti-hijacking, anti-missile, and anti-drone. So right from the Red Sea to the Gulf of Aden to the North Arabian Sea and to the east coast of Somalia. So this is the area that we are operating.
where we have deployed these ships. So the task is to ensure that we ensure that there is safety, security and stability. तो भारतीय नौसेना का सुरक्षा घेरा, जी हां, अरब सागर में बढ़ाया सुरक्षा का घेरा और नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान। 10 वॉरशिप देंगे मुंह तोड़ जवाब। P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात, गार्जियन ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रहेगी। बड़ी संख्या में सैनिकों का जत्था और समुद्र में डकैती अब नामुमकिन होगी। ये बड़े कदम उठाए गए भारतीय नौसेना की तरफ से और P-81 से बाज की नजर रखी जाएगी पूरे समुद्री इलाके में। गेम चेंजर विमान है P-81। समंदर के सरहदों तक निगरानी, दुश्मन के हर हरकत पर नजर, जासूसी के साथ साथ हमले में भी ये सक्षम है। समंदर से LAC तक निगरानी करने में सक्षम, बादलों के नीचे से दुश्मन पर नजर रखेगा, टारगेट का साइज, स्पीड बताने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टॉर्पीडो की तैनाती संभव है और अमेरिकी कंपनी ने इसे तैयार किया गया है, तो इसकी ताकत भी अब भारतीय समुद्री सीमा में नजर आएगी। P-81 की खासियत भी जल्दी से बता दें आपको। लंबाई की बात करें 129.5 फीट, विंग स्पैन की बात करें तो 123.6 फीट ऊंचाई, 42.1 फीट खाली विमान, लगभग 62,730 किलो का और अधिकतम वजन की बात करें 85,820 किलो। कितने लोग इसमें सवार हो सकते हैं? 9 लोग सवार हो सकते हैं और साथ ही ये रडार से, एडवांस रडार से भी लैस है ताकि किसी भी तरह के आक्रमण को ये पहले ही डिटेक्ट कर ले। तो ये तमाम बड़ी खासियतें हैं इसकी। और अंतरिक्ष के शहंशाह इसरो ने की नई कामयाबी से जुड़ी हम खबर आपको बता रहे हैं। नई कामयाबी को सबने देखा ही था, देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी इसको सराहा था कि कैसे इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्ट किया। पुष्पक विमान के बारे में अब तो सबने सुन लिया, लेकिन यह पुष्पक विमान त्रेता युग से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। नए युग का यह पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसे कई बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट को पहुंचाकर वापस जमीन पर आ सकता है। इसरो ने पुष्पक का टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया और इसी पुष्पक विमान का आज एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें इसकी लॉन्चिंग की उस तस्वीर को देखा और समझा जा सकता है जहां अपाचे से पुष्पक विमान को ले जाया जा रहा है। पुष्पक विमान की अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक कल की तस्वीर है जो पुष्पक विमान के सफल परीक्षण की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर लैंडिंग से पहले अपाचे के पुष्पक विमान को हवा में ले जाने की है। अपाचे उसे लेकर काफी ऊंचाई तक जाता और उसके बाद यह पुष्पक लैंड करता है, सफल लैंडिंग होती है पुष्पक। जी हां, तो इसरो का पुष्पक विमान भविष्य का अंतरिक्ष यान, एक खास तरह का स्पेस शटल, ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च में ये केपेबल है, यानी कि बार बार इसको यूज किया जा सकता है। सैटेलाइट्स, कार्गो ले जाने में महारत इसे हासिल है और जासूसी और हमला करने में भी ये सक्षम है। सैटेलाइट की मरम्मत करने में उपयोगी साबित होगा, बिजली ग्रिड उड़ाना भी होगा संभव। दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद करने में ये सक्षम रहेगा और 2030 तक अपग्रेडेड वर्जन इसका आ जाएगा। इससे सैटेलाइट लॉन्च भी होगा संभव और ये स्पेस शटल पूरी तरह से स्वदेशी है।